स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वाध्याय। आपके पास जो नया लेक्चर ये है, ये आपके पास क्लास 11 का ऐसा वेक्टर का लेक्चर है जिसमें आपको आगे अब धीरे धीरे वेक्टर का स्प्लिटिंग पढ़ाया जाएगा। अब स्प्लिटिंग कहने का मतलब, रिजोल्यूशन का मतलब यहाँ पर ये है कि कोई आपको एक ऐसा वेक्टर होगा, उस वेक्टर को आप स्प्लिट करोगे दो या दो से अधिक वेक्टर्स में, और उन सारे स्प्लिटेड वेक्टर्स का जो कंबाइंड फॉर्म होगा वो एकदम ठीक वैसा ही होगा जैसा आपका ओरिजिनल वेक्टर था। तो इसका मतलब, इसी को हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। बेसिकली दिस इज द स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर्स। तो हम लोग कह सकते हैं दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर्स। तो लिख सकते हैं इट इज द process of splitting of vectors into two or more vectors whose combined effect is same as the ओरिजिनल वेक्टर। ठीक है, इसी को हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। हमने क्या लिखा कि इट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इनटू टू और मोर वेक्टर्स हुज कंबाइंड इफेक्ट इज सेम एज द ओरिजिनल वेक्टर। जो हमारे पास ओरिजिनल वेक्टर था उसी की तरह ही इन सारे स्प्लिटेड वेक्टर्स का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा वो सेम होगा, किसकी तरह? ओरिजिनल वेक्टर की तरह। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में आता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझना आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स क्या होता है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में आपको बता दूं बच्चों कि आपके पास सबसे पहले तो एक वेक्टर होना चाहिए। तो हमने एक वेक्टर कंसिडर कर लिया ए, और ये आपके पास वेक्टर ए है। ठीक है, वेक्टर ए का ओरिजिन डिसाइड होना नेसेसरी है। हमने ओरिजिन ओ मान लिया। इस ओरिजिन से हमने इधर एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया और इधर हमने वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अगर हम वेक्टर ए के हेड को देखें तो वेक्टर ए के हेड से अगर आप परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप इस पॉइंट को पी कंसिडर कर लीजिए, और जितना डिस्टेंस ये चला है इधर की तरफ आप इसको कंसिडर कर लीजिए ए एक्स वेक्टर। ठीक है, और अगर आप वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वेक्टर ए के हेड से तो ये डिस्टेंस आप इसको P, इसको Q मान लीजिए और इसको S मान लीजिए, और इसको आप Y मान लीजिए। इसका मतलब कि अगर आप वेक्टर A की बात करें तो वेक्टर A बेसिकली वेक्टर AX और वेक्टर AY दो फॉर्म में स्प्लिट हुआ है, जहां पर AX और AY दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने की वजह से इसका नाम क्या है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। अब यहाँ पर बात आती है कि वेक्टर A क्या है। यहाँ पर अगर आप वेक्टर ए की बात करें तो वेक्टर ए बराबर यहाँ पर ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक्स एक्सिस के पास ये जो लिखा हुआ है ए एक्स और ये ए वाई, हम लोग इसको धीरे धीरे यूनिट वेक्टर में थोड़ा कन्वर्ट करेंगे। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक्स एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है, जिसमें आप ऑर्थोगोनल वेक्टर्स पढ़े थे, तो बताया गया था कि एक्स एक्सिस की तरफ आई कैप होता है, वाई एक्सिस की तरफ
वाई कैप वाई एक्सिस की तरफ जे कैप होता है, और अगर आप जेड एक्सिस बना लेते हैं तो आपके पास के कैप होने लगता है। तो अभी तो मैं आपको बस सिर्फ यहाँ पर एक्स और वाई के लिए बता रहा हूँ, चलिए आपको मैं जे कैप भी बता देता हूँ। तो ये आपके पास जेड एक्सिस हो जाएगा, और यहाँ पर जो ड्रॉ होगा उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, और ये हो जाएगा आपके पास ए जेड वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो वेक्टर हमने लिखा हुआ है ए एक्स ए वाई और ए जेड, इसको हम लोग ऑर्थोगोनल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ए एक्स वेक्टर ठीक वैसा ही है जैसे इसके मैग्नीट्यूड ए में मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स निकाला जाए तो आप सिर्फ ए एक्स लिख सकते हो। तो अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स पता हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स वेक्टर निकालने के लिए आप सिर्फ ए एक्स में आई कैप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए एक्स वेक्टर। अगर आपको ए वाई वेक्टर चाहिए तो आप ए वाई का मैग्नीट्यूड और जे कैप मल्टीप्लाई कर लो तो आपको उसका वैल्यू पता चल जाएगा। अगर आपके पास ए जेड वेक्टर चाहिए तो आपके पास ए जेड इंटू के कैप मिल जाएगा। यहाँ पर आई कैप, जे कैप और के कैप है, ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर हैं जिनकी वैल्यू 1 है। तो आप लिख सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप इज 1, बट आई कैप रिप्रेजेंट कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस, जे कैप रिप्रेजेंट्स वाई एक्सिस, और के कैप रिप्रेजेंट्स जेड एक्सिस। बात सुना रही है? इसका मतलब कि अगर आप यहां पर अब वेक्टर ए, अगर वेक्टर ए एक्स की जगह आप ए एक्स आई कैप लिख सकते हो, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, तो इसको आप मॉडिफाई करके आप इसलिए लिख सकते हो। नाउ वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप आप लिख सकते हो। तो ये तो आपका रहा रेक्टेंगुलर वेक्टर्स। अगर आप इस वेक्टर ए का अब मैग्नीट्यूड निकालना चाहें कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो आप यहां लिख लो। हाँ, तो अगर आप यहां पर मैग्नीट्यूड निकालना चाहो, क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए का मतलब कि आई कैप, जे कैप और के कैप का जो भी कंपोनेंट होगा आप उसको स्क्वायर कर लिए, ऐड करिए और रूट निकाल दीजिए। तो आई कैप का कंपोनेंट ए एक्स, वाई के जे कैप का कंपोनेंट ए वाई और के कैप का कंपोनेंट ए जेड, इन तीनों को आप स्क्वायर कीजिए, ऐड कीजिए, फिर इनका रूट निकालिए। तो पहले आप ए एक्स स्क्वायर कीजिए, फिर ए वाई स्क्वायर कीजिए और फिर ए जेड स्क्वायर कीजिए। जोड़ने के बाद इसका रूट निकाल लेंगे। इसी को आप कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये जो आपके पास वेक्टर ए दिख रहा है ये आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। बस हमारी दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अगर आप चाहते हो कि आप इस वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकालना, मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, तो ये निकालना आपको आना चाहिए। तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए, यूनिट वेक्टर ऑफ ए को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ए के ऊपर आप कैप लगा दोगे तो वो उसका यूनिट वेक्टर कहा जाएगा। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। क्या होता है, यूनिट वेक्टर बराबर किसी भी वेक्टर का अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसके वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए। इसका मतलब यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इसका मतलब कि यूनिट वेक्टर बराबर ए की वैल्यू क्या है,
ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, ये वैल्यू है। इसको आप किससे डिवाइड करोगे? अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर और ए जेड स्क्वायर से। ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। तो इस तरह से आप इसका यूनिट वेक्टर निकालोगे। अगर हम लोग को फाइंड आउट करना है कि इसका एंगल क्या है, तो सबसे पहले आप ये फाइंड आउट कर लो कि ये एंगल जो वेक्टर ए का है वो पहले वाले एक्स एक्सिस से मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस के साथ वेक्टर ए का एंगल अल्फा है, वाई एक्सिस के साथ इसका एंगल बीटा है और जेड एक्सिस के साथ इसका एंगल गामा है। हमने क्या कंसिडर किया कि मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस के साथ वेक्टर ए का एंगल अल्फा है, वेक्टर बी के साथ वेक्टर ए का एंगल वाई एक्सिस के साथ बीटा है और वेक्टर ए का एंगल जेड एक्सिस के साथ गामा है। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर इसका एंगल कैसे आप निकालोगे, कैसे आप इसका डायरेक्शन निकालोगे। तो पहले आप इतना नोट करो। तो अब हम लोग को यहाँ पर ये कंफर्म हो गया है कि वेक्टर ए का एंगल एक्स एक्सिस के साथ अल्फा है, वेक्टर ए का एंगल वाई एक्सिस के साथ बीटा है और वेक्टर ए का एंगल जेड एक्सिस के साथ गामा है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप यहाँ से कॉस अल्फा निकालते हैं, कॉस अल्फा अगर आप निकालते हैं तो परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस यहाँ पर क्या है ax और हाइपोटेनस क्या है a। तो यहाँ पर आपके पास मिल जाएगा ax और डिवाइड बाई a, यही मिलेगा। अगर आप यहाँ पे कॉस बीटा निकालते हो तो वहाँ भी वही कहानी है, ये आपके पास बेस हो जाएगा और ये आपके पास हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा आपके पास ए वाई अपॉन ए। और अगर आप कॉस गामा निकालते हो तो वही कहानी वहाँ भी है, ए जेड अपॉन ए हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है? अगर मान लीजिए कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को स्क्वायर करके जोड़ दिया जाए तो क्या मिलता है? तो आपको बता दें कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा और कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा कर लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू है ए एक्स अपॉन ए, तो आप इसको लिख लीजिए ए एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस बीटा ए वाई अपॉन ए, ये हो जाएगा ए वाई अपॉन में ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस गामा की वैल्यू ए जेड अपॉन ए स्क्वायर, ए जेड अपॉन ए होल स्क्वायर। यहाँ पर सब में ए स्क्वायर देखिए कॉमन है, तो आप इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर नीचे और ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और प्लस ए जेड स्क्वायर। लिखा जा सकता है नहीं लिखा सकता है? आप बिल्कुल लिख सकते हो। अब यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर आपको कुछ याद आ रहा होगा, तो आपको मैं बताया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और प्लस ए जेड स्क्वायर होता है। अगर दोनों साइड स्क्वायर करें तो ए स्क्वायर बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। इसका मतलब इस ऊपर जो न्यूमरेटर है उसकी जगह पर आप लिख सकते हो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसका मतलब डिवाइड हो कितना बन जाएगा 1। तो आपको मिला क्या कि कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। ये आपको कई बार प्रूफ करने के लिए आ जाता है कि प्रूफ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा यहाँ पे। थैंक यू एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक।